हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरिया वेक्टर। और समझेंगे जानेंगे एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक एरिया है, अब ये कोई एक आर्बिट्रेरी एरिया है, तो एरिया को अगर हम इसका कहें कि इस जो हमने डिज़ाइन जो बनाया, जो भी हमने ये चित्र बनाया हुआ है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, नॉन सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसका अगर एरिया मान लें, अगर इसका एरिया कैपिटल ए है, तो इसमें ये माना जाता है कि इस एरिया में एक अपनी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो देखिए ए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, तो ए क्या बताएगा, ए तो मैग्नीट्यूड बताएगा, ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताएगा, यानी कि इसका मापांक बताएगा। परंतु हमें क्या है कि अगर इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो एक डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर मान लो इसको एरिया वेक्टर को अगर ए लिखना हो, ए वेक्टर लिखना हो, तो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, ए कैप चाहिए, और ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका क्या चाहिए होता है, एक तो उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है जिसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर का हम मॉड निकाल देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एरिया वेक्टर ए की बात कर रहे हैं तो फिर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप इंटू या ए कैप टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमें मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए ए है। ठीक है, ये है, और ए कैप जो है वो ए कैप की डायरेक्शन अब क्या होगी। तो देखिए क्या होता है कि एरिया वेक्टर के केस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाली जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम, ये डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन को हम ले लेंगे, और इस डायरेक्शन को ही हम कहेंगे कि वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, कोई भी सरफेस है, और उस सरफेस का पूछा जाए कि उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, यानी उस सरफेस का वेक्टर क्या होगा या उस एरिया का वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। जो भी आपका सरफेस होगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, और सरफेस का ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होगी। मतलब ये तो एरिया हो गया और ये एरिया की डायरेक्शन होगी, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो ये हो गया। और इसकी हम देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, तो डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन, तो हमें जो डायरेक्शन है वो पता चल गया कि जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी ये वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होगा। जितना ये क्षेत्रफल होगा उतना ही इस वेक्टर की लंबाई होगी, या उतना ही मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, और कहें कि स्क्वायर की जो एक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी एक साइड इसकी 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब अगर आप पूछें कि इसका यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मान लीजिए एक ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका जो डायरेक्शन बताएंगे, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका वेक्टर का, तो जो ए वेक्टर बनेगा इसमें वो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 4a कैप, 4a कैप, यानी कि जो एरिया आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो क्षेत्रफल आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मान लीजिए इसका एरिया आपने निकाला 4 सेंटीमीटर निकाला, तो 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लेंगे, और 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट्स जो है वो इसकी लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा, और डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी,
डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। बात समझ गए? यानी एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया के बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा, उस सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ध्यान यहाँ रखना है कि अक्सर जनरली क्या करते हैं कि हम इसमें जो वेक्टर ए होता है, एरिया वेक्टर होता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप, ए एन कैप या एन कैप ए। ठीक है, एन कैप ए भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो एन कैप होगी, ये डायरेक्शन जो है वो एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एन कैप भी लिख सकते हो, ए कैप भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन कैप क्या होगा, एन कैप जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप होगा, और यही एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।